नमस्कार दोस्तों। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पार्ट 1 पढ़ा था कि आखिर कैसे बना भारत का संविधान। इसका पार्ट 1 देखा था हम लोगों ने। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि आखिर संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया में पढ़ा था। तो अगले 5 मिनट हम एक रिवीजन क्लास की तरह कि हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कल क्या पढ़ा और फिर आगे उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे हमें पता है, अधिकांश विद्यार्थी पूछते हैं, जब हम पूछते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, उनके पास तमाम अलग अलग उत्तर होते हैं। वास्तव में संविधान की एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है कि संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी देश का वह आधारभूत दस्तावेज होता है जिसके द्वारा उस देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान किसी भी देश का वह आधारभूत दस्तावेज होता है जिसके द्वारा उस देश का शासन और प्रशासन चला जाता है। हमारे पास क्वेश्चन उठते हैं, आखिर संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको जानना चाहिए कि संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक लिखित संविधान, दूसरा मौखिक या अलिखित संविधान। कैसा? एक होता है हमारा लिखित संविधान, जबकि दूसरा होता है मौखिक संविधान। जैसे भारत का संविधान जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है, यह एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और भारत का संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की क्या विशेषता है? यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो है। लेकिन जैसे ब्रिटेन का संविधान है, यह मौखिक संविधान है लेकिन परिवर्तनशील संविधान है। कैसा है? परिवर्तनशील संविधान है, जो देश काल और परिस्थितियों के आधार पर जो है सजा का निर्धारण करता है। संविधान के प्रारूप के आधार पर काम करता है। जो किसके आधार पर? ब्रिटेन का संविधान किस आधार पर चलता है? तो देश काल और परिस्थितियों के आधार पर कार्य करता है। जबकि हमारे यहाँ संविधान की क्या विशेषता है? कि लिखित संविधान है। इसमें परिवर्तन तभी होता है जब संविधान का संशोधन होता है। संविधान संशोधन से पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमारे यहाँ संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत होता है। हाँ, भाग 2 नागरिकता में जरूर उससे हटकर कुछ है, इसका अपवाद है, क्योंकि नागरिकता में जब भी कोई संशोधन होता है आर्टिकल 11 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 11 के तहत होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में संविधान सभा की मांग से पहले मदन मोहन मालवीय, कल हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की? 1895 ईस्वी में। इसके बाद 1921 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। फिर 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की मांग रखी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय बहुसंख्यक भारतीयों का नेतृत्व करती थी, उसने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1935 ईस्वी में की। कब की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर मांग पहली बार कब की गई? तो 1935 ईस्वी में। लेकिन यहीं से प्रश्न और निकल के आता है कि आखिर वयस्क मताधिकार के आधार, इसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई और कब की गई? जब हमारा यह प्रश्न आता है तो कल मैंने आपको बताया था कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग रखी। अभी तक जितनी भी मांगे मैंने बताई है भारतीयों के द्वारा की गई, किसी न किसी भारतीय के द्वारा की गई या किसी भारतीय संस्था के द्वारा की गई। यहां पर हमारा एक प्रश्न और होना चाहिए कि आखिर क्या ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के लिए पहली बार चर्चा कब की? या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संविधान सभा में भारत के लिए संविधान सभा की बात कब की गई? ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा की जो सबसे पहले बात की वह की 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की बात की। लेकिन उस पूरे के पूरे प्रस्ताव में संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। क्या किया गया था? उस पूरे के पूरे संविधान में उस पूरे के पूरे अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था।
इसके बाद 1942 ईस्वी में एक क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन पहली बार लिखित रूप से संविधान सभा की बात करता है। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कब? 1942 में। वह पहली बार लिखित रूप से संविधान सभा की मांग करता है, संविधान सभा की बात करता है और कहता है कि भारत में संविधान सभा का निर्वाचन जो है वह विधानमंडल के निम्न सदन के द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? भारत में संविधान निर्वाचन जो है वह विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1935, क्योंकि हमारे यहाँ 2 विश्व युद्ध हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में भी सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रिटेन में भी सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और वहां पर अभी तक जो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी वह सत्ता से बाहर हो जाती है और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के स्थान पर पहले ब्रिटेन में अब आती है लेबर पार्टी की सरकार। लेबर पार्टी से नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी का जो रवैया होता है, दृष्टिकोण होता है, वह भारतीयों के प्रति शुरू से ही उदार था। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीयों की समस्याओं की बात कर जो है अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं। पैट्रिक लॉरेंस जी होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स जी होते हैं और एबी अलेक्जेंडर जी होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष तो बनाया जाता है पैट्रिक लॉरेंस के। किसे बनाया जाता है अध्यक्ष? पैट्रिक लॉरेंस को। जबकि अन्य 2 सदस्य जो होते हैं वह होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब इस समिति का गठन वहां किया जाता है 30 फरवरी 1946 को, क्योंकि तो तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन को कहा गया कैबिनेट मिशन। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। भारत पहुंचकर इस मिशन के लोगों ने तत्कालीन भारत के सभी बड़े दलों के नेताओं से वार्ता की। वार्ता करने के पश्चात उन्होंने देखा कि भारतीय किसी भी एक सर्वमत पर सहमत नहीं है। पुनः इस कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि आप अपनी एक संविधान सभा का निर्माण करिए और इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और इस संविधान सभा के चुनाव के आधार पर ही हमारे यहाँ एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब जो संविधान सभा का चुनाव कराया गया उस समय, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389। कितनी संख्या रखी गई? 389 संख्या रखी गई इसकी संविधान सभा के कुल सदस्यों की। हम अविभाजित भारत की बात, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हुआ करते थे। कुल संख्या कितनी रखी गई? 389। अब ये सदस्य जो थे उसमें कुछ सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे और कुछ सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। कहां से थे? 2 प्रकार के सदस्य थे, एक तो ब्रिटिश भारत से, दूसरा देसी रियासतों से। अब ब्रिटिश भारत के कुल सदस्यों की संख्या 296, लेकिन देसी रियासतों के कुल सदस्यों की संख्या थी 93। टोटल जोड़ेंगे धन कितना होगा? 389। क्योंकि ब्रिटिश भारत के सदस्य थे वो भी 2 प्रकार के थे। एक ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांतों, नोट करेंगे कहां चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। और दूसरे चुने गए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कहां से चुने गए थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, जिसे हम कहते हैं उच्चायुक्त क्षेत्र। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे और इस 11 ब्रिटिश प्रांतों से कुल सदस्य निर्वाचित किए गए थे 292। कितने? इन 11 ब्रिटिश प्रांतों से कुल सदस्य निर्वाचित किए गए थे 292। जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे उनमें उनके नाम है दिल्ली, अजमेर और मारवाड़ जो कर्नाटक में था, और बलूचिस्तान। और इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्य चुने गए थे 4। इस तरह से कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती 296। जब भी आपके एग्जाम में आता है कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 296, 296। लेकिन अगर यही प्रश्न बदल जाए कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे या संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने निर्वाचित सदस्य थे, उत्तर बदल करके हो जाएगा 292। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 4। कितने हुए थे? 4।
देशी रियासतों ने शुरू में अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुना। संविधान सभा में जैसे हम जानते हैं कि आज हमारे में लोकसभा है, विधानसभा है, वहां पर भी सीटों का आरक्षण है। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण है, उसमें सीटें दो समुदाय के लिए आरक्षित की गई। किसके लिए? एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की गई हैं वह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की गई है। ओबीसी या महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है, जबकि जो है पंचायतों में ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी मतलब उस समय हमारे यहाँ जो सीटें थी, जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में 3 प्रकार की सीटें होती हैं, सामान्य सीट, अनुसूचित जाति की सीट और अनुसूचित जनजाति की सीट। वैसे ही जब हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का चुनाव कराया गया, तो संविधान सभा में भी सीटें कितने प्रकार की थी? तो संविधान सभा में सीटें 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? संविधान सभा में भी हमारी सीटें 3 प्रकार की थी। एक तो थी सामान्य सीट, दूसरी थी मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट, सिखों के लिए आरक्षित सीट। तो संविधान सभा में सीटें थी वो 3 वर्ग के लिए थी। सामान्य सीट थी, मुस्लिमों के लिए थी और सिखों के लिए थी। अब कुल सीटें कितनी थी जिस पर निर्वाचन होना था? तो आप पहले से जानते हैं 296। कितनी थी? 296। 296 में से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए थी। अब इन सामान्य क्षेत्र की सीटों की संख्या थी इसमें 296 में से 213। कितनी थी? 213। सामान्य क्षेत्र की सीटें कितनी थी उसमें? 213। अब पता चलता है कि हमारे यहाँ मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें थी। इनके लिए सीटों का आरक्षण क्या था? मुस्लिमों के लिए जो सीटें थी उनकी संख्या थी 79, जबकि सिखों के लिए सीटों की संख्या थी 4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे फिर टोटल संख्या हमारी कहां आती है? वहीं पर 296। क्या थी? 296 कहीं ना कहीं से। तो ये था हमारे यहाँ सीटों का आरक्षण। क्या था? सीटों का आरक्षण। तो यहां तक की चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया के पार्ट 2 में आने जा रहे हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी उनके लिए मैंने एक छोटा सा समराइज या समरी दी कि कल की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा थी उसका गठन किया गया। तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आज का बन रहा है, पहला प्रश्न कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। तो हमारा एक प्रश्न बन रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया 6 दिसंबर 1946 को। कब किया गया? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इस पहली बैठक में क्या कार्य किया गया? तो आपको जानना होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अर्थात प्रोटेम स्पीकर चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया प्रोटेम स्पीकर? एक प्रश्न आना चाहिए कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, तेज बहादुर सप्रू थे, तमाम बड़े नामों, भीमराव अंबेडकर जी थे। तमाम बड़े नामों के बावजूद भी आखिर
सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? बताएगा कोई क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। आज भी हमारे देश में यह परंपरा है, जब नई लोकसभा का गठन होता है, किसका गठन होता है? नई लोकसभा का गठन होता है, हम आज भी प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। और वह परंपरा हमने संविधान सभा से ली है, जो कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। यही परंपरा हमने लोकसभा के लिए ले रखी है और आज भी हम लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। और कुछ अपवादों को छोड़ करके, अब तो अपवाद ही हो रहे हैं लगातार सरकारों में, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर आज भी यह परंपरा के वरिष्ठतम सदस्य को ही, किसको? वरिष्ठतम सदस्य को ही क्या बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। यहां वरिष्ठता का मतलब उम्र से नहीं है, यहां वरिष्ठता का मतलब होता है संसद या विधानमंडल में कार्य से। तो वरिष्ठता के आधार पर हम आज भी प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं और आज जो हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं ये दो कार्य करता है। एक संसद में नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाता है, दूसरा नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है। क्या करता है? नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है। अब हम बढ़ते हैं कि 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आज सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 दिन अध्यक्ष रहे, 9-10 को। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई। किस दिन? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई और इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने अपने बीच में से, कहां से? अपने बीच में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया। क्या किया? निर्वाचित। अब कैसा अध्यक्ष बन रहा है? निर्वाचित अध्यक्ष। संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष हमें कब मिला? 11 दिसंबर 1946 को। और यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कैसे बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, जो कंटिन्यू रहते हैं, लगातार रहते हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। ये निर्वाचित अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 से लेकर, कहां से लेकर? 11 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक, मतलब संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को ही थी, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 46 को और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस 11 दिसंबर 46 से लेकर संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 11 दिसंबर 46 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। क्या रहते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा भंग कर दी जाती है। मतलब जिस संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 46 को किया गया था, दिसंबर 46 को हुई थी, इस संविधान सभा को कब भंग कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। क्या किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो है 26 जनवरी 50 से लेकर 13 मई 52 तक मनोनीत राष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद 13 मई 52 से 13 मई 57 और फिर 57 से निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। तो ध्यान देंगे, पहली बार कैसे बने? मनोनीत राष्ट्रपति। किस हैसियत से? संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से इनको भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। और संविधान सभा के जो सदस्य बचते हैं वो विधानमंडल के सदस्य के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं? विधानमंडल के सदस्य के रूप में काम करते हैं। मतलब संविधान सभा हमारी भंग कर दी गई। कब भंग कर दी गई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि हमने 9 दिसंबर पढ़ा, हमने 11 दिसंबर पढ़ा। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? 13
दिसंबर 46 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। कौन पेश करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और यह इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 22 जनवरी 1947 तक चर्चा होती रहती। कब तक? इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 22 जनवरी 1947 तक चर्चा होती रहती है और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? संविधान सभा के द्वारा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके एक नए रूप में सामने आता है और बनता है भारत के संविधान की प्रस्तावना। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारत के संविधान की प्रस्तावना बनता है। इसीलिए प्रस्तावना का एक और भी नाम है। ये क्या था पहले? उद्देश्य प्रस्तावना। बोलिए आप लोग, क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। इसीलिए हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। एक नाम और है प्रस्तावना का, हमारी उद्देशिका, क्योंकि तो उद्देश्य प्रस्ताव था इसीलिए हम कहते हैं प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ध्यान देंगे। अब इस उद्देशिका की जो मुख्य बातें थी, किसकी? इस उद्देशिका की जो प्रमुख बातें थी उसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे। उद्देशिका की जो प्रमुख बातें थी उसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आखिर इस उद्देशिका की, इस उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या थी। उद्देश्य प्रस्ताव की, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं। क्योंकि हमारे संविधान की को अगर किसी को जानना है, समझना है, उसे किसे जानना होगा? हमारी प्रस्तावना को जानना होगा, क्योंकि प्रस्तावना में ही पूरे संविधान का सार है। और प्रस्तावना किससे बना है? उद्देश्य प्रस्ताव से बना है। किससे बनी है प्रस्तावना? उद्देश्य प्रस्ताव से बनी है। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहली विशेषता, संप्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना। क्या है पहली विशेषता इसकी? क्या है? संप्रभु व एकीकृत राज्य की स्थापना करना। क्या है? संप्रभु व एकीकृत राज्य की स्थापना करना। अब हमारे पास एक प्रश्न होना चाहिए, आपके दिमाग में भी कौंध रहा होगा कि हम संप्रभु किसे कहते हैं। क्या कौंध रहा होगा कि संप्रभु किसे कहते हैं हम? आखिर कौन है संप्रभु? भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है? बताएगा कोई? संप्रभु उसे कहते हैं जो स्वतंत्र हो, अपने विचारों को रखने के लिए हर तरह से। और भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। किसमें निवास करती है? प्रश्न बनता है एग्जाम में, यूपीपीसीएस में 2 से 3 बार आ चुका है कि भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है। तो संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना मतलब पूरा भारत एक हो। आपको पता होगा कि संविधान लागू होने से पहले या देश की आजादी से पहले हमारे यहाँ छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। जिस समय आजाद हुए उस समय भी हमारे यहाँ आजादी से पहले लगभग 552 से अधिक रियासतें थी। आजादी के बाद भी हमारे यहाँ 3 रियासतें बची हुई थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। आपको पता ही होगा कौन कौन सी। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में 3 रियासतें बची थी। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और सौराष्ट्र। बाद में कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को जन्म सर्वेक्षण के द्वारा भारत में मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर जो था इसको संधि पत्र पर विलय पत्र के द्वारा संधि एक की गई, जिसे विलय पत्र कहते हैं, इसके द्वारा भारत में मिला लिया गया। कौन कौन सी रियासतें थी? हैदराबाद, जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है? सौराष्ट्र में। कहां पे पड़ता है? गुजरात में है, सौराष्ट्र में। तो हैदराबाद, जूनागढ़
और तीसरी कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। ये तीन रियासतें आजादी के बाद भी भारत में थी जो है, और इनमें से हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जन्म सर्वेक्षण के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिला लिया गया। कहां मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। ये आप जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की पहली विशेषता थी संप्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना। और संप्रभु कहते हैं कि जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। उद्देश्य प्रस्ताव की दूसरी विशेषता थी आपकी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। क्या थी? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। कैसा गणराज्य? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो आपके दिमाग में जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं वैसे अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा आती है। किसकी आती है? अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा क्या होती है? क्या है लोकतंत्र की परिभाषा? बताएगा कोई? जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। दूसरा क्या है? गणराज्य, गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं? और गणतंत्र भी है। क्या है? भारत लोकतंत्र भी है और भी है जो है। गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर सत्ता का सर्वोच्च पद, क्या है? जहां पर सत्ता का सर्वोच्च पद आनुवंशिक आधार पर ना हो, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सत्ता के सर्वोच्च पद पर हो। कैसे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सर्वोच्च पद पर पहुंचे, उसे कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं? गणतंत्र। अब हमारे पास दो प्रश्न आते हैं। जैसे हमने कहा भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, मगर कुछ ऐसे देश भी हैं जो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। और इसका पहला उदाहरण होता है ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन, जिसने हम पर बहुत सालों तक शासन किया। जो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, वो क्या है? राजतंत्र है। क्योंकि वहां आज भी सर्वोच्च पद पर आनुवंशिक आधार पर चयन होता है। राजा या रानी के बाद उसका उत्तराधिकारी ही राजा या रानी बनता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया प्रतिनिधि क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है, जो कि भारत का सर्वोच्च पद है। इसी तरह से इसकी तीसरी विशेषता है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। क्या है? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में एक बात की गई थी। क्या कहा गया था? जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया गया था कि नागरिकों को सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर क्या प्रदान किया जाए? न्याय प्रदान किया जाए। और वह बात भी हमारी प्रस्तावना में आज हूबहू रखी गई है। कहां से रखी गई? हूबहू रखी गई है। इसमें ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसका मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय प्राप्त हो। और ये बातें हमने ली कहां से हैं? प्रश्न बन सकता है कि आखिर सामाजिक, हमारी प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की कल्पना की गई है वो किस देश के संविधान से ली गई? क्यों? क्योंकि हमारी प्रारूप समिति के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। प्रश्न बन सकता है कि हमारा जो संविधान बना है उसमें प्रारूप समिति के सदस्यों ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के किया? तो हमारी प्रारूप समिति के सदस्यों ने टोटल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और फिर भारत का संविधान बनाया। और इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कुछ लोग तो इसे उधार का थैला भी कहते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी बातें ली और अपने संविधान में डाल दी। इसीलिए इसे कुछ जो है संविधान वेत्ता या पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ उधार का थैला भी कह लेते हैं। तो हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की, ये हमारी प्रस्तावना की मुख्य बात है। अगला पॉइंट हमारा है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना। क्या है? नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना। कि हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यह मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। जब हम मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। फिर भी एक शार्ट मेमोरी के लिए हम आपको बता देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार कहां पे है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक में है। मूल अधिकार, अब हमारे पास शुरुआत कहां से हुई भाई? मूल अधिकार आए कहां से?
तो आपको जानकारी के लिए जानना, जैसे हमने अपने संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए हैं? भारत के संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किया गया वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? भारत के संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन पूरी दुनिया में जो मूल अधिकारों की शुरुआत हुई है ब्रिटेन से हुई है। कहां से हुई? ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में एक राजा थे जॉन, क्या नाम था? किंग जॉन। ब्रिटेन के राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में एक बिल पेश किया। क्या किया? एक बिल पेश किया। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रपत्र। एक प्रपत्र पेश किया जिसमें नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे, और पूरी दुनिया में ही 1215 ईस्वी से मूल अधिकारों की शुरुआत कही जाती है। इस बिल को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार पत्र। क्या कहते हैं? अधिकार पत्र। तो इस बिल को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, जो 1215 ईस्वी में पेश किया गया था, ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा पेश किया गया था, और यहीं से पूरी दुनिया में मूल अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। यह बिल वहां पर सामंतों के दबाव में पेश किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं से नागरिकों के अधिकारों की शुरुआत वही 1215 ईस्वी से मानी जाती है। लेकिन हमने अपने संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। हमारे मूल संविधान, हमारे पास प्रश्न आना चाहिए यहाँ पे, जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे मूल अधिकारों की संख्या क्या थी? जो हमारा मूल संविधान का मतलब वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। हम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में है, मूल अधिकार अभी यहां नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं और अपने टॉपिक पर आगे पीछे जा रहा हूं। जहां था संविधान में मूल रूप से मूल अधिकार कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। समानता का मूल अधिकार आर्टिकल 14 to 18, स्वतंत्रता का मूल अधिकार आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार आर्टिकल 25 to 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों का मूल अधिकार 29 and 30, और ये छठवां जो मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का मूल अधिकार आर्टिकल 31, यह भी एक मूल अधिकार था। अब यह मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस संपत्ति के मूल अधिकार को निश्चित कर दिया गया और इसे भाग 3 से हटा करके भाग 12 में रख दिया गया। अब भाग 12 में 300 में है और वहां पर एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है जिसे सन 2008 में मिल्की दारूवाला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट घोषित कर दिया है। तो प्रस्ताव अब जो है संपत्ति का अधिकार कैसा है? भाग 12 में आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 7वां मूल अधिकार जो था वह था संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। क्या था? संवैधानिक उपचारों का मूल आर्टिकल 32, और इसी आर्टिकल 32 को हमारे संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव ने, अंबेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। जबकि अदर जो विद्वान है, अन्य जो विद्वान है, उस संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। अब हमारे जो मूल अधिकार हैं जो हमें मिले, अब तो हमारे 6 ही बचे। कब से? 1978 से। 1978 से पहले हमारे पास 7 मूल अधिकार थे और 78 के बाद हमारे पास 6 मूल अधिकार बचे। कितने बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। और ये जो 6 मूल अधिकार हमारे बचे हुए हैं जो है, इन सभी मूल अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि हम अपने किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट का मतलब होता है याचिका या लेख। रिट को हिंदी में क्या कहते हैं? याचिका या लेख। अब हिंदी में इसलिए बताना पड़ता है कई बार, हिंदी और अंग्रेजी की क्वेश्चन हिंदी में
आते हैं, इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है। तो रिट को हम हिंदी में कहते हैं याचिका या लेख। तो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और जिससे हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा होती है। कौन कौन सी रिटें हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा। इनकी चर्चा हम मूल अधिकार वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन आपको मैंने मूल अधिकार पर भी एक समराइज किया कि ये मूल अधिकार है जो हमारे लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? हमारे लिए काम करते हैं। मूल संविधान में 7 थे और अब कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। अगला पॉइंट है हमारे उद्देश्य प्रस्ताव का, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। किसकी स्वतंत्रता प्रदान करना? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, मतलब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको पता होगा हमारे यहाँ मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। कहां पे? 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब एक प्रश्न बन सकता है, यहां से भी फंडामेंटल राइट्स का प्रश्न है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बन सकता है आपके दिमाग में कौन रहा होगा, आखिर भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? क्या प्रश्न बन रहा है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है? तो ध्यान, कितने प्रकार की फ्रीडम है? तो हमारे नागरिकों को मूल संविधान से, किसके द्वारा? मूल संविधान से 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई थी। कितने प्रकार की मिली हुई थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई थी। लेकिन 1978 के बाद जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया, तो अब हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची हुई है। तो हमारे प्रत्येक नागरिक को उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और अंतिम पॉइंट जो भारत को दुनिया के अन्य देशों से एकदम से अलग करता है, दुनिया में कोई भी देश है, हर देश का अपना कोई ना कोई धर्म है। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। और उद्देश्य प्रस्ताव की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? धर्म की स्थापना करना। अर्थात हमारे देश में देश का या राज्य का कोई भी धर्म नहीं, व्यक्ति का धर्म है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का मूल अधिकार, लेकिन राष्ट्र का या देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। तो ये क्या थी? हमारे उद्देश्य प्रस्ताव थे और इस तरह से हमने उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में भी जाना। क्या था? यही उद्देश्य प्रस्ताव। अब हम अगले पॉइंट में जाते हैं। कई बार आता है कि हमारे संविधान की दिशा निर्देशिका किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आता है? एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि संविधान की दिशा निर्देशिका किसे कहा जाता है? कोई बताएगा? आप कोई भी? तो ध्यान दीजिए, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही, कौन से उद्देश्य प्रस्ताव को? जो उद्देश्य प्रस्ताव नवंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान की दिशा निर्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिशा निर्देशिका भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे। अब ये पॉइंट हमारा हुआ। इसके बाद हम चलते हैं, संविधान निर्माण में हमारे यहाँ बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? हमारे यहाँ संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण भी किया गया था और सब समितियों के अपने अपने रोल थे। सारी समितियां अपना अपना कार्य किया करती थी। उसमें कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रमुख समितियां जिसके विषय में आपको बताएंगे। वैसे तो हमारे समितियां थी, लेकिन नॉलेज के लिए बता दें कि हमारे यहाँ संविधान सभा के लिए कुल 26 समितियों का गठन किया गया था। कितनी? 26। आपकी अधिकांश किताबों में 22 समितियां दी गई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप किताब पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सोचेंगे कहां से, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 26 समितियां कौन कौन सी थी। तो भारत में संविधान सभा के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? 26 समितियों का गठन किया गया था। इन 26 समितियों में 8 बड़ी समितियां थी, 13 छोटी समितियां थी, 13, 8, 21 और 5 उप समितियां थी। कितनी? इन 26 समितियों में 8 बड़ी समितियां थी, 13 छोटी समितियां थी और 5 उप समितियां थी। बड़ी समितियों में जो समितियां थी जिनका बहुत बड़ा रोल है हमारे संविधान में, उसमें एक समिति थी संघीय संविधान समिति। क्या नाम था? संघीय संविधान समिति। और इस संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कौन सी समिति? संघीय संविधान समिति। और इस संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। एक और समिति थी संघीय शक्ति समिति। नोट कर रहे हैं आप लोग? कौन सी समिति थी?
संघीय शक्ति समिति। आज मैं लिखने की कोशिश कम कर रहा हूं कि कई लोगों ने बताया कि लिखते समय टाइम वेस्ट हो रहा है, लगता है कि अब सुने क्या क्या पढ़े, इसलिए मैं ज्यादा लेक्चर पर फोकस कर रहा हूं। तो दूसरी समिति थी, एक प्रमुख समिति संघीय शक्ति समिति, और इस समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। एक और महत्वपूर्ण समिति थी प्रांतीय शक्ति समिति। क्या नाम था? प्रांतीय शक्ति समिति, और इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किसके किसके? संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रमुख समितियों में आते हैं जो अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान देंगे, जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रांतीय शक्ति। नहीं तो आप थोड़ी सी गलती किए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे कई बार हम लोग करते क्या, एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन होता है 5, 11 अक्टूबर, 14 नवंबर, और तुरंत हम क्या करते हैं 5 सितंबर मार देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिक्षा दिवस, और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल। किसके? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो है वल्लभ भाई पटेल, लेकिन प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और समिति थी, अभी मैंने चर्चा भी की उसकी लंबी चौड़ी, मूल अधिकार समिति, जो मूल अधिकार हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। हमारे यहाँ एक और समिति थी मूल अधिकार समिति। क्या थी? मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति का भी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक और समिति थी अल्पसंख्यक समिति। कौन सी थी? अल्पसंख्यक समिति थी। अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ पटेल अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान देंगे आप, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? हमारा एक प्रश्न बन सकता है ना, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? नॉर्मली लोगों के, सामान्य रूप से लोगों के दिमाग में आता है कि मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में 7 संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इसमें हिंदुओं को छोड़ करके शेष 6 संप्रदाय के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। इसको हिंदुओं को छोड़ करके शेष 6 संप्रदाय के लोग, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, इन सबको क्या माना जाता है? अल्पसंख्यक माना जाता है। ध्यान देंगे। तो अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और समिति थी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति। क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, किताबों में नहीं मिलती है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति, इस समिति का अध्यक्ष कौन था? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति के अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगली समिति जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, पिछले 2 बार राजस्थान और हरियाणा के पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। क्या नाम है? बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। क्या नाम है? बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। और इस समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस तरह से 5 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र समिति, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। इन 5 समितियों के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें से 4 समितियों की उप समितियां भी थी। ये जो 5 समितियों के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें से 5 समितियों में से 4 समितियों की उप समितियां भी थी। जैसे मूल अधिकार उप समिति। क्या नाम था? मूल अधिकार उप समिति। प्रश्न बनता है, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताएगा कोई? मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। एक और समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति। क्या नाम था? अल्पसंख्यक उप समिति।
अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्योंकि अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी। एक और समिति थी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति, इसकी ये भी एक उप समिति थी। तो प्रश्न बनता है कि अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या प्रश्न बनता है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। और फिर एक और समिति थी बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जब प्रश्न बदल जाता है कि बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष कौन था? किसका? बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर होता है ए.वी. ठक्कर। कौन था? बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। कौन थे? ए.वी. ठक्कर। इस तरह से हमने कुछ प्रमुख समितियों को देखा। ऐसे ही हमारे यहाँ संविधान संचालन समिति क्या थी? संविधान संचालन समिति। संविधान संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वह संविधान सभा का संचालन करते थे। तो संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और प्रमुख समिति थी झंडा समिति। क्या थी? तदर्थ झंडा समिति। अब किताबों में इस पर बड़ा विवाद रहा है। तमाम किताबों में झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी दिया गया है, जो कि गलत है। ध्यान देंगे, गलत इसलिए आप भी पढ़ रहे होंगे। और न तो यूपीएससी इसे मानता है, न उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग मानता है, न तो यूपीपीएससी मानता है और न यूपीएससी मानता है। तो किताबों में झंडा समिति का अध्यक्ष दिया जाता है जे.बी. कृपलानी। पुरानी किताबों अब तो अपडेट हो चुका है। तो तदन झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको जानना होगा। तो ये थी हमारे यहाँ संविधान की कुछ प्रमुख समितियां। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान की एक और प्रमुख समिति थी, जिस पर अभी हमने चर्चा नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसका हमारे संविधान को बनाने में सबसे अधिक योगदान है, और जिस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसमें अंबेडकर के सिवा 6 अन्य सदस्य भी थे। तो आप तो जान ही गए होंगे मैं किस समिति की चर्चा कर रहा हूं। तो बताइए, प्रारूप समिति। इसकी बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस समय चर्चा प्रारूप समिति की। किसकी चर्चा कर रहे हैं इस समय? तो हम इस समय चर्चा कर रहे हैं प्रारूप समिति की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो इस समय हम प्रारूप समिति की चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब किया गया प्रारूप समिति का गठन? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। में कुल 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि 6 अंबेडकर के सिवा उसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। अब ये प्रारूप को समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी। इसी का एक और नाम भी है पांडुलेखन समिति। क्या नाम है? इसी का एक और भी नाम है। और क्या नाम है? पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति का एक और भी नाम है। क्या नाम है? पांडुलेखन समिति भी है। जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब हमारे यहाँ संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रश्न बनता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्या प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? कौन बताएगा? सृष्टि। भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के सलाहकार थे। कहां के? संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। 2013 में पूछा जा चुका है। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव, और बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। भारत के संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था, जबकि संविधान का अंतिम प्रारूप जो बाद में संविधान बना
उसे प्रारूप समिति ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? प्रारूप समिति ने। ध्यान देंगे, भारत के संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था, जबकि संविधान का अंतिम प्रारूप जो है प्रारूप समिति ने तैयार किया था। और उसी प्रारूप समिति की चर्चा हम करने वाले हैं। ये थोड़ा सा BN राव को जान लें, क्योंकि दोबारा फिर BN राव पे नहीं आने वाले हैं। BN राव जो है इस संविधान सभा के सलाहकार तो थे, यानी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BN राव संविधान सभा के सलाहकार तो थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा तो ले सकते थे, किंतु किसी वाद विवाद पर मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सदस्य नहीं थे। आज भी हमारे यहाँ संसद में एक बड़ा अधिकारी होता है, महान्यायवादी, जो संसद की बैठकों में हिस्सा तो ले सकता है, बोल तो सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उसी तरह से BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे, वो संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा लेते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत के संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। और अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया? तो प्रारूप समिति ने। और उसी प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। हम उसी प्रारूप समिति की चर्चा करने चल रहे हैं। उसमें अंबेडकर के सिवा 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो आपको जैसे पता ही है कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के सिवा इस प्रारूप समिति में एक सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम है? गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम है? गोपाल स्वामी अयंगर। एक और सदस्य हैं कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या नाम है? कृष्णा स्वामी अय्यर। एक और है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्या नाम है? अपने जो है स्क्रीन पे देखेंगे, एक और सदस्य कौन है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्या नाम है इनका? KM मुंशी। कन्हैयालाल, पूछा गया है इनका भी पूरा नाम, माणिकलाल मुंशी। एक और सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह। क्या नाम था? मोहम्मद सादुल्लाह। एक 5 सदस्य हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर जी हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर जी हो गए, KM मुंशी जी हो गए, मोहम्मद सादुल्लाह जी हो गए। इसके अतिरिक्त एक सदस्य थे मित्र। क्या थे? 6वें सदस्य, एक और सदस्य जो थे वो कौन थे? BL मित्र। लेकिन इन्होंने कुछ दिनों के बाद त्यागपत्र दे दिया। इसलिए BL मित्र ने कुछ दिनों के बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और फिर इनकी जगह पर प्रारूप समिति में N माधव राव को सदस्य बनाया गया। किसे बनाया गया? प्रश्न बनता है कि BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद, किसके त्यागपत्र के बाद? BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया? क्या प्रश्न बनता है कि BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया नारायण माधव राव को। किसको बनाया गया? N माधव राव, नारायण माधव राव को। अब त्यागपत्र से मुझे एक बात याद आई, बताएंगे आप लोग? संविधान सभा के कौन से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने बाद में संविधान सभा की सदस्यता इस्तीफा दे दिया? कोई भी? संविधान सभा के ऐसे कौन से सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव लड़ा, संविधान सभा के चुनाव में जीते भी, लेकिन बाद में संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया? कौन थे? कोई भी? हाँ, स्क्रीन पे क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? कौन से 2 सदस्य थे? चलिए, दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कौन से 2 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था? वो थे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और यहीं पर आपकी जानकारी के लिए एक और बात अपडेट कर दूं कि 2 ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा था। कौन कौन से? जैसे 2 बड़े नेताओं ने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था संविधान सभा का संचालन शुरू होने के बाद,
उन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव में ही पार्टिसिपेट नहीं किया था। कौन कौन से? हाँ, करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दो सदस्यों ने, इन दो लोगों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। तो हम अभी बात कर रहे थे बीएल मित्र की। बीएल मित्र संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह नारायण माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के 7वें सदस्य थे डीपी खेतान जी। स्क्रीन पे देखेंगे 7वां नाम किसका था? डीपी खेतान जी। लेकिन कुछ दिनों के बाद 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये डेथ हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? डीपी खेतान की। 1948 ईस्वी में डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है, तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को, किसको? टी कृष्णामाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य बनाया जाता है। किसको? कृष्णामाचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रारूप समिति में कुल 9 लोगों ने काम किया। कितने लोगों ने काम किया? 9 लोगों ने। लेकिन इन सभी का योगदान है भारत के संविधान के निर्माण में। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे, उसके अतिरिक्त गोपाला स्वामी अयंगार, कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ये 5 सदस्य हो गए। उसके अतिरिक्त बीएल मित्र और डीपी खेतान 7 हो गए। लेकिन बाद में बीएल मित्र के इस्तीफा देने के बाद, किसके? बीएल मित्र के इस्तीफा देने के बाद नारायण माधव राव और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णामाचारी जी ने प्रारूप समिति का नेतृत्व किया और फिर जाकर के इस प्रारूप समिति ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। क्या किया? इस प्रारूप समिति ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। तो संविधान का निर्माण प्रारूप समिति ने सिर्फ ड्राफ्टिंग के काम के लिए किया। आगे चल करके संविधान का निर्माण पूरी संविधान सभा के नाम जाता है। संविधान बनाने का क्रेडिट, संविधान निर्माण का क्रेडिट वो प्रारूप समिति के पास ही नहीं अकेले, किसके पास है? पूरी की पूरी संविधान सभा के पास है। इसलिए जब प्रश्न आता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आप उत्तर देते हैं भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। पहला प्रारूप किसने बनाया था? तो पहला प्रारूप बनाया था बीएन राव ने, और अंतिम प्रारूप किसने बनाया था? तो प्रारूप समिति ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रारूप समिति ने बनाया था। किसने बनाया था अंतिम प्रारूप? प्रारूप समिति ने बनाया था। इस तरह से हमने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आज एक और कदम बढ़ा दिया। क्या किया है? भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आज एक और कदम बढ़ा दिया है। अभी भी हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कल शाम 6 बजे। कब देखना पड़ेगा? कल शाम 6 बजे संविधान निर्माण की प्रक्रिया पार्ट 3, संविधान निर्माण की प्रक्रिया भाग 3 को देखना पड़ेगा। और वहां पर जाकर के हम भारत के संविधान के निर्माण में आखिर कितनी बैठकें हुई, कितने सत्रीय अधिवेशन हुए, जैसे आपको पता ही होगा 12 सत्रीय अधिवेशन हुए। कितना समय लगा आपको पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण के लिए कितना धन खर्च हुआ, जैसे आपको पता है 63,96,729 रुपए खर्च हुए। संविधान निर्माण में कितनी बैठकें हुई, किन किन समितियों ने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, प्रमुख महिला सदस्य कौन सी थी, महिलाओं में किन किन महिलाओं का विशेष योगदान है संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण में जो एससी सदस्य थे उनकी क्या भूमिका थी, एसटी सदस्यों की क्या भूमिका थी, संविधान निर्माण में जो अदर सदस्य थे उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके लिए क्या काम सौंपे गए, ये सब देखने के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर कल हम फिर से मिलते हैं इसी चैनल पर और आपको बताएंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया भाग 3।